आज हमारे साथ मंचासीन आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, जो हमारे हाईएस्ट 4th सिविलियन अवार्ड से सम्मानित हैं। साथ ही हमारे गौर संघ के श्री वीके गौर जी, डॉक्टर शुक्ला साहब और माननीय पूर्व सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी, और साथ ही हमारे सम्मुख उपस्थित यहाँ पे सभागार में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय संभ्रांत जन। आज मुख्य रूप से यहाँ पर भविष्य की अयोध्या नगर योजना विषय पर बात रखने के लिए यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं अयोध्या पर्व की हमारी जो संस्था है, साथ ही हमारे पूर्व सांसद माननीय लल्लू सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर अयोध्या के बारे में आप लोगों ने जब वहाँ पे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को अगर आप सुने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी अयोध्या ऐसी अयोध्या होगी कि जिसमें विश्व की आधुनिकतम सुविधाएं मौजूद होंगी, लेकिन उसमें हमारी परंपरा और संस्कृति जो है वो अक्षुण्य रहेगी। तो इसी जो मूल मंत्र है कि अयोध्या का जो कलेवर होगा वो नवीन होगा, लेकिन उसकी जो आत्मा होगी वो प्राचीन होगी। तो इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसी विजन को साकार करने के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, जो 2047 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि डॉक्टर शुक्ला जी ने यहाँ पे बताया था कि एक 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है कि 2047 में हमारी अयोध्या कैसी होगी। प्रायः जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी राय ली जाती है। जो भी वहाँ के रहने वाले विद्वत जन होते हैं, जो देश भर के विद्वत जन होते हैं, जो नगर योजना से जुड़े हुए लोग होते हैं, साथ ही जो बहुत सारे क्षेत्रों में अपना जो देश के लिए बहुत अभूतपूर्व योगदान किए जाने वाले लोग होते हैं, सबकी राय ली जाती है और राय लेने के बाद एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। और हम सभी को जान करके खुशी होगी कि हमारा जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो हमारा है वो जो है इस फील्ड में, उसमें अगर आप देखें तो जो हमारे उसके माननीय सदस्यगण हैं वो बहुत ही योग्य और कर्मठ सदस्यगण हैं। तो उनके जो निर्देशन में उनकी जो राय है उसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसका जो विजन डॉक्यूमेंट अयोध्या का तैयार हुआ था, उसमें जो है भविष्य की अयोध्या के जो नगर योजना है, भविष्य की अयोध्या का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, अगर आप उस विजन डॉक्यूमेंट को देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। अयोध्या हम सभी जानते हैं कि अयोध्या जो है एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, साथ ही ऐतिहासिक नगरी भी रही है। अगर आप देखें तो वो कौशल राज्य जो था उसकी राजधानी थी, तो उसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस भी है। और चूँकि हम सबके पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है, इसके कारण वो हिंदूज की सबसे पवित्र स्थल है और वो एक पवित्र धार्मिक नगरी के रूप में भी विख्यात है। और साथ ही हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर की भी हमारी प्रतीक है। तो जहाँ पे इस तरह की अगर धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, निश्चित रूप से उसमें देश भर के हमारे जो हिंदू अनुयायी हैं वो पहुँचते हैं और इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न अवसरों पे पहुँचते हैं। तो उसको समाहित करने के लिए कैसे वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुए बिना, कैसे हमारे श्रद्धालु जन जो देश के कोने कोने से आते हैं, कैसे उनकी यात्रा को सुगम और सुंदर बनाया जा सके, ये जो है भविष्य की जो हमारी अयोध्या की नगर योजना है उसमें जो है अवश्य जो है ये चीज़ प्रस्फुटित होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि धार्मिक नगरी अगर कोई स्थान है तो उसमें एक पवित्र क्षेत्र होता है जहाँ पे कि मंदिर होता है। बहुत सारे मंदिर हैं अयोध्या में, आप देखें हनुमानगढ़ी है, हमारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी बनकर के तैयार हो गया है, साथ ही कनक भवन है और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। हम लोग वहीं के, चूँकि मैं अयोध्या को ही बिलोंग करता हूँ, वहीं का रहने वाला था, तो मैं अपनी दादी के साथ वहाँ पे चैत्र रामनवमी के मेले को देखने जाता था। रात में रिलेटिव्स के घर रुकना होता था और फिर वहाँ पे जो है मेले में शाम के समय जो है पूरा वहाँ पे मेले में घूमते थे हम लोग, विभिन्न सारी धर्मशालाओं में जाते थे और वहाँ पे काफ़ी आनंद आता था उस समय।
अभी भी अब जब हम अयोध्या में जाते हैं तो खास तौर से जो अभी चर्चा हो रही थी, जो हमारा पवित्र क्षेत्र है उसको विभिन्न मार्गों से जोड़ करके, उसका चौड़ीकरण करके, फुटपाथ बना करके, वहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित, साथ ही इससे हमारे जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से संचालित जो गोल्फ कार्ट हैं उनके माध्यम से जो है श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने की जो कोशिश की गई है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और आप देखेंगे कि हमारा राम पथ कैसे जगमग होता है, अब दूधिया रोशनी में कैसे भक्ति पथ वहाँ पे और श्री राम जन्मभूमि पथ है। तो ये सभी जो धर्म पथ हैं, भक्ति पथ हैं और साथ ही राम पथ है, एक बहुत सुंदर अयोध्या जो है धीरे धीरे जो है, जैसे होता है कि फूल धीरे धीरे खिलना शुरू करता है, तो अयोध्या अब अपना खिलना प्रारंभ कर दी है। तो साथ ही जो है जो दूसरा जो है अगर हम देखें तो इसके माध्यम से खास तौर से हमारे अयोध्या में अगर एक चीज़ का ध्यान दें तो लगभग सभी तबके के लोग जाते हैं, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे हमारा उच्च मध्यम वर्ग हो, चाहे मध्यम उच्च वर्ग हो, मध्यम निम्न वर्ग हो और निम्न वर्ग। अगर सोसाइटी को इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम देखें तो लगभग सभी वर्ग के लोग अयोध्या जाते हैं। तो बहुत सारे उत्सवों पे, बहुत सारे त्योहारों पे वहाँ पे लोकल जो स्थानीय, खास तौर से जो 5-6 जिले आसपास के हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो है वो जो हमारे मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं और साथ ही और लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पे जाते हैं। तो हमें जो फ्यूचर की हमारी जो नगर योजना है उसमें हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना होगा कि उनको रुकने के लिए सुंदर, सुरक्षित, सुगम धर्मशालाओं का निर्माण हो, ताकि वो अपना जो अवस्थान ठीक प्रकार से वहाँ कर सकें। क्योंकि अभी बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे और ख़ास तौर से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनके लिए भी जैसे ड्राइवर्स के रुकने का प्रबंधन, साथ ही डॉर्मेट्रीज का प्रबंधन, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो अयोध्या के जोड़ने वाले 4 प्रमुख मार्ग हैं, बल्कि लखनऊ है मार्ग है, रायबरेली मार्ग है, एक प्रयागराज के लिए मार्ग है, साथ ही गोरखपुर के लिए मार्ग है और दूसरा जो है जो टांडा अकबरपुर की ओर जाता है। तो ये सारे जो है मार्गों पे एक होल्डिंग एरिया बनाए जाने के लिए जो है विचार चल रहा था कि एक भव्य द्वार बनाया जाए और उस भव्य द्वार के पास पर्यटन विभाग ने इसके लिए ज़मीन भी एक्वायर की है कि उस भव्य द्वार के पास एक अच्छा जो है इस तरह का प्रबंधन किया जाए कि उसमें 500-1000 गाड़ियां वहां पे खड़ी हो सकें, उसके ड्राइवर विश्राम कर सकें, उसमें रहने वाले लोग विश्राम कर सकें। चुनौती यह है कि उसको कैसे वर्ष भर संचालित किया जाए ताकि जो है वो मतलब जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो ख़राब भी ना हो, और जो हमारे विशेष पर्व आते हैं उन पे जो यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कैसे उसको समायोजित किया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कार्य योजना जो है तैयार की जा रही है। चूँकि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में अयोध्या में आते हैं तो हमें खास तौर से धर्मशालाओं के ऊपर विशेष फोकस करना पड़ेगा, आश्रम वगैरह को सुंदर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को एकमोडेट कर सकें, सामुदायिक सुविधाएं कैसी हों उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। होटल्स वगैरह हर प्रकार के होटल्स जो है होने चाहिए ताकि वहाँ पे मतलब इकोनॉमिकली जो कम पैसे खर्च करके दर्शन करने आते हैं उनको भी रुकने की व्यवस्था हो जाए और उनको भी जो है एक अच्छा जो है अनुभूति वहाँ पे हो। स्वच्छ शौचालय एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए जो है वो चूँकि जहाँ पे भी तीर्थयात्री इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो इसकी प्लानिंग बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए कि ये किसी मार्ग में बाधा भी ना बने और मार्ग से हट करके इस तरह से हो कि वो खूबसूरत भी दिखें और उनके अंदर भी उतनी सफाई हो जितना बाहर से जो विज्ञापन पट वगैरह लगाए जाते हैं वो जितने खूबसूरत दिखते हैं तो उसके अंदर भी उतना ही सफाई और सुंदर जो है व्यवस्था उसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही एक अच्छा सूचना केंद्र होना चाहिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं लगभग सभी जगहों पे होनी चाहिए ताकि ये लगभग अलग अलग क्षेत्रों में होनी चाहिए ताकि भीड़ जो है वो किसी भी अव्यवस्था, असुरक्षा अथवा किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना ना कर पाए। यातायात प्रबंधन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अभी आपने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ था तो पूरा जो है जो सुल्तानपुर से लेकर के जो अयोध्या का रूट था और लगभग चारों तरफ के रूट जो है वो गाड़ियों से पूरे भरे हुए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी बताया था कि एक जो है होल्डिंग एरिया का प्रावधान करने की बात थी और उसमें रुकने की बात थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर संभव हो तो जब विभिन्न अवसर आते हैं तो उस समय एक निश्चित दूरी से वाहन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और वहाँ से हमारी ईवी बसेस और बहुत सारे ऐसे लोक परिवहन के साधन वहाँ से चलाए जाने चाहिए और उनको बार बार मोड़ना ना पड़े। इसलिए जो इनगोइंग जो शहर के अंदर जाने वाली लेन हो
उस पे केवल जाने वाली जो बसेस हैं वो जो है उस पे चलें, और वो दूसरे रूट से फिर उस वहाँ पे आएँ, और जो दूसरा उसके आउट गोइंग मार्क्स हैं उनमें जो है उस तरह से बसें चलें ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। तो मुख्य रूप से जैसे इसके अलावा जो यातायात प्रबंधन है, उसके अलावा जो प्रमुख चीज़ है वो है ख़ास तौर से सौंदर्यीकरण। जैसे सरजू नदी अगर आप देखें तो अन्य नदियों से इसलिए भिन्न है, और इसका जल निर्मल क्यों रहता है, क्योंकि इसका ये जो है महानगर अगर आप इस पे देखें तो जहाँ से इसका उद्गम स्थल है और जहाँ ये जाके मिलती है, तो इस पे जो है कोई ऐसा महानगर नहीं है। अयोध्या नगरी को अगर छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा महानगर नहीं है। तो इस नदी की एक खासियत है, अगर इसमें थोड़ा सा भी पर्यावरण के प्रति जो है वो ध्यान दे करके, और अयोध्या का जो सीवर है, सीवर सिस्टम, उसको बहुत अच्छे से शोधित करके, और चाहे वो ट्रीटेड वाटर हो चाहे नॉन ट्रीटेड वाटर हो, कोई भी नदी में नहीं मिलना चाहिए। जैसे कानपुर में सरकार ने प्रबंधन किया कि टेनरीज का पानी है वो भले ट्रीटेड पानी है, नॉन ट्रीटेड पानी, कोई भी पानी नहीं जाता, जो भी पानी निकलता है टेनरीज के थ्रू शोधित किया जाता है, शोधित करने के बाद उसको सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। तो अयोध्या में भी इसी तरह का, जो भविष्य की अयोध्या है उसके लिए भी इसी तरह का प्रबंधन होना चाहिए कि पूरे भी नगरीय क्षेत्र का कोई भी पानी सरजू जी में ना मिले, ताकि सरजू जी की निर्मलता बनी रहे। और ये अच्छा है कि कोई भी महानगर जो है वो चूँकि सरजू जी के किनारे स्थित नहीं है, तो वो एक प्राकृतिक जल जो है वो एक स्वच्छ और शुद्ध रूप में अयोध्या के किनारे, हमारी धार्मिक नगरी के किनारे प्रवाहित होता रहे। ये जो है इसकी भी एक अच्छी योजना। आपने देखा होगा कि राम की पैड़ी का कैसा सुंदर जो है स्वरूप निकल करके आया है, नहीं तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति दिख रही है। इसी तरह से गुप्तार घाट के पास जो है वो जो नदी तट सौंदर्यीकरण योजना है उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बहुत ही सुंदर जो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के रूप में गुप्तार घाट का जो है डेवलपमेंट होगा। चूँकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो एक साफ शुद्ध पेयजल प्रोवाइड करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा वो नहीं रहती जो विशेष समय पे होती है। जैसे अगर सपोज करिए कि वहाँ की टोटल जनसंख्या अगर 15 लाख 20 लाख है, तो जो जल प्रबंधन है वो 15-20 लाख के हिसाब से है। लेकिन जब किसी विशेष अवसर पर करोड़ों लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हमें जो है मिनरल वाटर की बॉटल भी नहीं रखनी है, और कचरा, इसको खास तौर से प्लास्टिक प्रबंधन, उसको इस तरह से प्लास्टिक प्रतिबंधित रखना है। तो अयोध्या में हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि जो आने वाले करोड़ों करोड़ श्रद्धालु हैं उनको विशेष अवसरों पर साफ सुथरा और स्वच्छ पेयजल उनको जो है उपलब्ध हो सके। अभी हमारे गौर संघ के संस्थापक गौर साहब ने अभी कहा कि कचरा प्रबंधन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आज कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आप दिल्ली में देख लें, गाज़ियाबाद में देख लें, और जहां भी हम लोग स्थान ढूंढने के लिए जाते हैं वहां गांव वाले विरोध करते हैं कि शहर का कचरा मेरे गांव के पास क्यों आए। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इसको बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से ट्रीट किया जाएगा, कोई गंदगी नहीं होगी। बिल्कुल जो है शहर का कचरा लोग जो है गाँव के पास लेने में या कहीं भी आसपास लेने को तैयार नहीं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि इसको जो है डिसेंट्रलाइज वे में इसको ट्रीट किया जाए। जितना भी किचन गार्बेज होता है उसको अलग किया जाए, जो और चीज़ होती है उसको अलग किया जाए। जैसे हम अखबार बचा के रखते हैं और उसको जो है हम बेच देते हैं, मान लीजिए किसी के घर में सर्वेंट काम कर रहा है, उसको बेच करके साबुन या कुछ भी ले लेता है। उसी तरह से जो हमारा कंपोस्ट खाद है, इसको हमें जो है कंपोस्टिंग करके वहीं पे यूज करने का प्रबंध करना चाहिए कॉलोनीज़ में। और जो हमारा अन्य गार्बेज है, चाहे वो प्लास्टिक रिलेटेड हो, रैपर हो, कोई लकड़ी है, लोहा है, इसको ही केवल बाहर ले जाने का। इससे गंदगी बहुत कम होगी बाहर। नहीं तो कूड़ा जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूर के लिए तो गंदगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको बंद कंटेनर में ले जाना है या उसको पॉलीथीन से रैप करके नगरीय व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन ये बहुत अस्थायी रूप से बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती, जो हमने देखा है। इसी के साथ साथ जो है बहुत ही सुंदर वृक्ष रोपित करने चाहिए। वृक्षारोपण का पूरे अयोध्या शहर के चारों तरफ एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए कि लगे कि एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत नगरी में हम जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे मुख्य मार्ग हैं उसके किनारे बहुत सुंदर वृक्ष रोपित करने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में एक लगे कुछ 4-5 किलोमीटर पहले से ही कि हम एक बहुत सुंदर शहर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और उससे प्रदूषण नियंत्रण में भी हमें जो है वो आसानी होगी। इसी तरह से जो है चूँकि धार्मिक नगरी है तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो स्थल हैं वो बहुत सारा इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो
कोई भी किसी भी शहर का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल है वो जो है शहर को जो है वो जीवित और ज्ञानपूर्ण बनाता है। अगर वहाँ पे अच्छा पुस्तकालय होगा, अच्छी धार्मिक किताबें होंगी, जो लोग बाहर से आएंगे पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, साथ ही उससे जीवंतता भी होती है। और संग्रहालय अभी वहाँ पे जो है, जो हमारा राम कथा संग्रहालय बन रहा, बहुत भव्य बहुत बड़ा बन रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो जो है शहर को एक जीवंत शहर के रूप में स्थापित करने में अपनी जो है भूमिका का निर्वहन करेगा। तो कुल मिलाकर के एक और चीज़ मैं इस अवसर पर रखना चाहता हूँ कि भविष्य की अयोध्या में एक इनपुट अगर विजन डॉक्यूमेंट में नहीं है तो एक अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। जो हमारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है या हमारा 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है, अगर 14 कोसी के किनारे स्थान मिले तो वो ठीक है, नहीं तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे, चूँकि वो बहुत बड़ा एक रिंग है, उसके अंदर जो है हमें जो महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में जो हमारे कांड हैं, 7 कांड, प्रत्येक कांड पे आधारित एक सुंदर पार्क बनना चाहिए। अगर बाल कांड है तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उससे रिलेटेड जो है 10-10 किलोमीटर पे अगर पार्क का निर्माण किया जाए, और वो पार्क कम से कम 50 एकड़ का हो, जिसमें आदमी अगर प्रवेश करे तो उसको पूरा जो है उसके दिमाग में बाल कांड से संबंधित सारा जो है वृत्तांत अपने आप समझ में आ जाए। इसी तरह से जब वो आगे बढ़े तो अयोध्या कांड में पहुँचे, जहाँ पे सारी चीज़ें हों, वो भी एक एरिया डिफाइन करके बनाया जाए। ऐसे ही अरण्य कांड में जब हो जाए, किष्किंधा कांड में जो है बहुत सारे फलदार पेड़ लगाएं, ताकि वहाँ पे जो हमारे जो भगवान राम की बानर सेना थी, वो आजकल शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम फलदार पेड़ नहीं लगाते हैं। तो बहुत सारे जो है जो जंगलों में पहले विचरण करते थे बानर या और चीज़ें, वो आजकल जो है शहरों में आ जाते हैं। तो वो चीज़ जो है, इसी तरह से हमारा जो लंका कांड है उसको जो है वो अयोध्या के निकट कोई एक ऐसा पार्क होना चाहिए जहाँ परंपरागत जो रामलीला होती है, भव्य जो आयोजन होता है वो वहाँ पे हो, और राज तिलक जो है वो अयोध्या में हो। तो इस तरह से अगर हम रामचरितमानस के कांड को ध्यान में रखते हुए, अगर हम महर्षि वाल्मीकि के और रचित रामायण और रामचरितमानस को ध्यान में रखते हुए एक थीम पार्क, जिसको हम कहते हैं थियोलॉजिकल पार्क, और थीम पार्क बनाने की बात हम हेरिटेज सिटी में करते हैं, उसको जरूर हमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन सब सारी चीज़ों को समाहित करते हुए, और जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो यातायात प्रबंधन की हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, जो किसी भी शहर को सेफ सिटी के रूप में बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को समाहित करते हुए एक सुंदर संग्रहालय, पुस्तकालय, बहुत सारे जो है थीम पार्क्स, वैदिक यूनिवर्सिटी, योगा वेलनेस सेंटर, ये सारी चीज़ों का समावेश करते हुए हमें अयोध्या को एक ऐसी अयोध्या बनाना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी अयोध्या ऐसा होनी चाहिए जिसमें आधुनिकता का पूरा समावेश हो और साथ ही उसकी आत्मा प्राचीन हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने में लगे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज अयोध्या पर्व के माध्यम से जो हमारे सभी संभ्रांत साथीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे मार्गदर्शक माननीय राम बहादुर राय जी, और साथ ही हमारे मंचासीन सभी माननीय अतिथिगण बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से एक ऐसे विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि भविष्य में जो अयोध्या का जो स्वरूप वहाँ पे हमें दिखे, वो एक ऐसा स्वरूप हो जो विश्व में अनूठा हो, अद्वितीय हो, अप्रतिम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।